Are you sure? Here's the 30-second lesson on what legends know. Never ask a bride why she's getting married. Don't wear a skirt on a windy day. Deodorant is not a shower. Don't sniff chili flakes. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। क्या राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए था? क्या अब की बार 400 पार का नारा भाजपा को उल्टा पड़ रहा है? और प्रज्वल रेवन्ना के केस में इस समय क्या चल रहा है? ये मेरे सवाल नहीं है, यही ऐसे ही सारे सवाल आपने हमारे दर्शकों ने हमें पिछले कुछ दिनों में भेजे और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके स्विंग। स्वागत है आपका डीके। थैंक यू। चलिए डीके, सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आ रहा है, देव वर्मा का, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि भाजपा की बहुमत वाली एनडीए सरकार और उस एनडीए सरकार के बीच क्या अंतर होगा जहां भाजपा बहुमत हासिल करने में विफल रहती है? साथ ही एक बार जब बीजेपी बहुमत पार कर लेती है तो क्या 400 पार जैसा बड़ा मार्जिन सिंपल 272 बहुमत से अलग होगा? देखिए, ऑब्वियसली कोलिशन गवर्नमेंट का एक अलग होता है। हमने देखा है जो पहले भी एनडीए की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, बहुत सारे अपने कोर एजेंडा को कभी पूरा नहीं कर पाए बिकॉज नंबर्स का ही कोई ना कोई अलायंस पार्टनर आपके जो है उस एग्री नहीं करते हैं और आपको सबको साथ में लेके चलना होता है। तो आप जो करना चाहते हैं वो मुश्किल हो जाता है, खास करके जो कंटेंसस चीज़ें हों जिसमें कि बाकी लोग एग्री नहीं करें तो उसको पास करना, बिल्स को पास करना मुश्किल हो जाएगा आपको, या पॉलिसी डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे उस तरह के, आपका इंडिपेंडेंस खत्म हो जाता है। अभी क्या है, मोदी सरकार के लिए जो इन्होंने डिसाइड कर लिया वो करता है। आपको डिमोनेटाइजेशन करना था, नोटबंदी करनी थी, अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपने सीधे कर लिया जी। वो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास पूरी मेजॉरिटी नहीं हो। मतलब बहुत सारे डिसीजन है, आर्टिकल 370 का ले लिया, जो भी ले आप नहीं कर पाएंगे। आप फुल मेजॉरिटी, आपको वो कॉन्फिडेंस देती है, आपके पास वो ताकत होती है कि अपना आप चला सकें। जी जी बिल्कुल। 400 पार में जो होगा, देखिए उसमें अंतर क्या है कि सिंपल मेजॉरिटी और 400 पार में कि इसके पहले मैं अपने एक एक्चुअली पॉलिटिकली करेक्ट कॉलम में इसके मैं बात कर चुका हूँ इस एपिसोड में कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो 400 पार कहने कौन का है। मेन जो ये देख रहे हैं वो 362 देख रहे हैं। 362 एक 2/3 मेजॉरिटी आपको लोकसभा में आती है, तो जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आपकी जरूरत पड़ेगी जिन चीज़ों के लिए भी, उसमें आपको ये काफ़ी काम आएगा जी। जैसे अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको रीजनल पार्टीज की ज़रूरत पड़ती है। सपोज आपको अगर समझिए कि केजरीवाल सरकार से ऐसा चल रहा है, दिल्ली में इनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, अगर एक समय में इनको लगा कि चलो ये यूटी का जो दोबारा पुराना जो दिल्ली का स्टेटस है हम उसको वापस कर देते हैं, असेंबली हटा देते हैं, केवल यूटी रहेगा, सर झंझट ही खत्म है। और बहुत सारे देशों में जो कैपिटल, नेशनल कैपिटल जो होता है, कैपिटल सिटी जो होता है, उसमें इस तरह का अरेंजमेंट नहीं है जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो सारा खत्म हो जाएगा और आप उसको खत्म कर दोगे तो केजरीवाल खत्म है, बिकॉज केजरीवाल दिल्ली सेंट्रिक है, उनकी सरकार होगी पंजाब में, केजरीवाल वो चेहरा नहीं है वहाँ पे बाहर में। अगर कभी डिसाइड किया, लेकिन उसके लिए फिर अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसे कई चीज़ें हैं। तो 400 पार नहीं, अब 2/3 मेजॉरिटी की बात करें जो कि सरकार देखेगी इसको कि अगर वो आ गया तो। अगला सवाल संकल्प का है, ये भी हमारे मेंबर हैं। इसी बात पे आप सभी को ध्यान दिला दूं कि आप हमारे मेंबरशिप ज़रूर लें। मेंबरशिप के कई फ़ायदे होते हैं, जिसका एक फ़ायदा ये है कि ऐसे शोज़ में हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स के क्वेश्चन सबसे पहले ले पाएँ। डीके, संकल्प का सवाल है, बोल रहे हैं कि आपने अपने हालिया स्टैंडअलोन शो में राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की बात की थी। क्या आप अपने सुझाव का बेसिस क्लैरिफाई कर सकते हैं? पिछले 5 सालों में राहुल ने अमेठी में खोया ग्राउंड वापस पाने के लिए क्या किया? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मोदी के नेतृत्व में वाराणसी बेहतर हुआ है। राहुल ने अमेठी या वायनाड में क्या ठोस बदलाव लाया? आज की राजनीति में नाम नहीं काम बोलता है कितना रेलेवेंट है? और क्या राहुल गांधी की टीम को आज की कंफ्यूजन वाली सुर्खियों को ख़त्म करने के बजाय 2019 के चुनावों के नतीजे वाले दिन से ही तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? ठीक है, संकल्प सही कह रहे हैं। और इन्होंने जब क्वेश्चन पूछा तब तक वो डिसीजन हुआ नहीं था। अब हमको पता है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं। वो जब मेरे पुराने कॉलम की बात कर रहे हैं जहाँ पे मैंने कहा कि उनको अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए था। देखिए, आप पॉलिटिशियन हो, आपको फाइट करना होता है।
आप हारने से नहीं भाग जाओगे। 2019 में क्या हुआ, आप अमेठी चले गए, अपने वायनाड से भी आप चले गए, मैसेज किया गया अमेठी में, आप बाकी जगह छोड़े, अमेठी में मैसेज किया कि भाई ये खुद ही सेफ सीट खोज रहे हैं, ये हम पे विश्वास नहीं रहा है इनका। अब अमेठी में आपको 2004 में इलेक्ट किया, 2009 में किया, 2014 में किया, 2019 का चुनाव आया, थोड़ा सा फाइट हुआ और आप सेफ सीट देखने वायनाड चले गए, उसका गलत मैसेज गया। केवल अमेठी में नहीं, बाहर भी, कि जब राहुल गांधी जो कि कैप्टन है कांग्रेस के शिप के, अगर वही मतलब लाइफ बोट खोजने लगे अपने लिए, तो फिर शिप का क्या होगा जी। इस बार और भी बुरा है। इस बार आपने ठीक है वायनाड में इलेक्शन हो गया, आप सस्पेंस आप रखे रहे। अब जब पूरी दुनिया बात करिए कि राहुल गांधी क्या स्मृति ईरानी से इस बार टक्कर लेंगे, आप निकल गए नहीं, आप सेफ सीट फिर अपनी रायबरेली का जाके खोजा। इंप्रेशन क्या गया? अब देखिए बीजेपी ने इसको मुद्दा तो बना ही लिया है कि डर के भाग गए। अब जब कोई भी पार्टी जब पावर के लिए बिड करती है, हमें पावर में आना है, तो आपको जनता को कन्विंस करना होता है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत सकते हैं जी। लेकिन आपका मेन चेहरा ही अगर ये इंप्रेशन दे कि शायद हम जीत नहीं सकते, हम अपनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारा होम टर्फ है वहाँ पे भी हम नहीं जीत सकते, अगर ये इंप्रेशन होगा तो बाहर कितना बड़ा मैसेज जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि राहुल गांधी हारे या जीते, अगर अपोजिशन, अगर कांग्रेस को एक दिखाना है कि इसमें जीतने की एक का कॉन्फिडेंस है, अगर वो कॉन्फिडेंस दिखाना है तो राहुल गांधी को लड़ना होगा। चुनाव का रिजल्ट जो भी है, अभी आप क्या देख रहे हैं कि देखो एक तो वायनाड से हुए और फिर भाग के चले गए सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनकी माँ का है रायबरेली में। अब ये केवल अमेठी रायबरेली का मुद्दा नहीं है, देखिए कितना बाहर मैसेज जाएगा। अखिलेश यादव आपके लीडर ऑफ अपोजिशन है यूपी में, अब उनको छोड़ना नहीं है यूपी वैसे, मतलब आप इलेक्शन के बाद भी घूम फिर के, बिकॉज यूपी में इलेक्शन 27 में होगा, उनको सारी राजनीति वहाँ पे करनी है और चाहेंगे वो असेंबली में रहना, लेकिन फिर भी वो लड़ गए क्योंकि उनको लगा कि अभी इसमें है फाइट बचा हुआ है, हम पार्टी में फाइट दे सकते हैं बीजेपी की, तो लड़ गए चुनाव में जी। और यहाँ आप देख रहे हैं राहुल गांधी एक चुनाव में जहाँ लगा कि शायद टफ फाइट हो सकता है अमेठी में, आप वहाँ से भाग गए। इसका बहुत ही गलत मैसेज जाता है। जहाँ तक हुआ कि ये कह रहे हैं संकल्प कि 2019 से क्या किया इन्होंने, एक्चुअली कुछ नहीं किया। रेयरली एक बार वो मेरे ख्याल से चुनाव के 1-2 महीना बाद गए थे, उसके बाद फिर साल भर बाद गए थे, हार्डली उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मतलब छोड़ दिया पूर्ण स्मृति ईरानी के लिए कि आपको जो करना है करो। उनका कंट्रीब्यूशन फिर की वो बात कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन देखिए वहाँ अमेठी में अभी एक सानिया ढिंगरा हमारे कॉलीग हैं, उनको वो अमेठी गई थी और वहाँ पे लोगों से बात किया कि भाई आपका इस फैमिली से ऐसा क्या अटैचमेंट है कि इतने सालों से किए ही जा रहे हो। फिर उनकी काफ़ी कहानियाँ हैं, मतलब 21 में नेहरू ने जाके वहाँ से क्या किया था, और मतलब रायबरेली जो गए थे उस समय, वो वहाँ से लेके अलग अलग जनरेशन ने धीरे धीरे यादें भरी पड़ी है वहाँ के लोगों में, फैमिली से अटैचमेंट है। काम को देखें तो राजीव गांधी तक तो काफ़ी कुछ वहाँ पे आपको सीमेंट फैक्ट्री काफ़ी कुछ खुलवाए गए, पेपर मिल्स, दिस दैट, मतलब बहुत सारे वहाँ पे आए। एक समय में वहाँ पे करीब 140-142 फैक्ट्रीज हुआ करते थे। अब जाके देखिए सारे ऑलमोस्ट ख़त्म है, बंद पड़े हुए हैं। राहुल गांधी का कंट्रीब्यूशन बात करेंगे तो वहाँ पे इन्होंने जैसे एक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी शुरू करने की बात की थी, इन्होंने हिंदुस्तान पेपर मिल लाने की बात की थी, ये सारे कई प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे, लेकिन सब सारे प्रोसीजर्स में रह गए, उलझ के रह गए, कुछ हुआ नहीं है उसमें। जी जी। अब वहाँ है संजय गांधी हॉस्पिटल है, कुछ कॉलेजेज हैं पुराने, जो पुराने कुछ काम किए हैं वो हैं पड़े हुए, लेकिन ऐसा कुछ ग्रेट कंट्रीब्यूशन कि राहुल गांधी जिनकी सरकार थी 10 साल तक, उन्होंने कॉन्शियस में इतना बड़ा क्या काम कर लिया, उस लेवल का आपको वहाँ डिफरेंस नहीं मिलता। और लोग कहते भी हैं मतलब वैसी वही गरीबी है, वही अनएम्प्लॉयमेंट है। आप स्टेट की जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन देखिएगा, रायबरेली अमेठी का तो 1% से कम होगा इनका। जी जी। तो कुछ किया नहीं है, वो भी बात फैक्ट है। उस आपका जो था इमोशनल बॉन्ड था, और उसके बाद अब आप दिखा रहे हो कि इमोशनल बॉन्ड होगा नहीं, मुझे तो आप पे विश्वास नहीं है, मैं तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ छोड़ के, तो फिर उसका क्या होगा। जी। सानिया ढिंगरा की जिस रिपोर्ट की डीके बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो आर्टिकल भी ज़रूर पढ़ें। अगला सवाल डीके शोभित कॉल का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि हम रेवन्ना समाचार के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन हुबली में एक लड़की की हत्या की नहीं, क्या राजनीतिक सेंसेशन ने ह्यूमन लाइफ की वैल्यू पर कब्जा कर लिया है? देखिए इसको दूसरी तरह से देखना चाहिए। वो हुबली में आप नेहा की बात कर रहे हैं, जिनका कि उनको स्टैब करके जो है उनको मार दिया गया था। काफ़ी दुखद घटना थी, और लेकिन इसमें आप सेंसेशन जो देखें, सेंसेशन नहीं है। देखिए नेहा वाले में जो मर्डरर था उसको पकड़ लिया पुलिस ने तुरंत,
अब लोग बात करते रहेंगे कि पहले से उनमें कोई रिलेशनशिप था या नहीं था, या कई वर्जन चल रहे हैं। एक साइड कहती है कि चूंकि एडवांसेज जो थे लड़के के, फयाज के, तो उस पर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर इसने आके बदले में ये मार दिया। फिर उसके लड़के के घर वाले कहते हैं कि नहीं, इनका कुछ रिलेशनशिप था। इस तरह की बातें चलती रहती है। बट बात यह है कि जब उसके बाद पकड़ लिया गया है कि उसको, अब बाकी पॉलिटिक्स चल रहा है, वहाँ सारे बड़े बड़े नेता पहुँचते जा रहे हैं। अब बीजेपी वाले उसमें जो कहते हैं जो है सो वो लव जिहाद का एंगल लगा रहे हैं जी। दूसरे इसकी बात करें जो प्रज्वल रवन्ना वाला है, अब देखिए उसका एक मैग्नीट्यूड देखिए इसका, मतलब सैकड़ों केसेस हैं। अभी तो हमारे 2 कॉलीग्स वहाँ पे शुभांगी और शरण पूर्णा जाके घूम रहे हैं। इतना टेरर है वहाँ पे हासन में कि कोई निकल के आके बोलने को तैयार नहीं है। इनको ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारी कहानियां मिल रही है कि बहुत दिनों सालों से चल रहा है ये। अच्छा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि गौड़ा फैमिली के खिलाफ कोई निकल के बोले। और यहाँ एक विक्टिम नहीं है, यहाँ सैकड़ों विक्टिम्स हैं। तो स्केल ये बहुत बड़ा है। और उसमें अब हम बात कर रहे हैं देवेगौड़ा के ग्रैंडसन की, जो कि अब एमपी का चुनाव भी लड़ रहे हैं जी। अब पता नहीं उसमें जीतेंगे हारेंगे, लेकिन एक इतना बड़ा पॉलिटिशियन बिना किसी चीज की चिंता के, उसको कोई डर नहीं है कि आप इतने महिलाओं को विक्टिमाइज कर रहे हो। पूरा डर खत्म है। ये पावर का जो एक उसको आप कह लीजिए एरोगेंस या दम्भ कह लीजिए पावर का, कि आप कुछ भी कर दोगे किसी के साथ कुछ नहीं होगा। तो नेचुरली आउटरीच तो होगा, इस पे पब्लिक में गुस्सा तो उस तरह का आएगा। बिल्कुल। अगला सवाल आयान श्रीवास्तव का है। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों से क्यों चिपकी रहती है? क्या ये सचमुच उनकी राजनीतिक मजबूरी है या सिर्फ अहंकार की विपक्ष कह रहा है तो हम गिरफ्तार नहीं ही करेंगे? नहीं देखिए, वो तो अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब उस पर तो जब होता है देखते हैं। बट बात ब्रजभूषण शरण सिंह की इम्पोर्टेंस की है। देखिए पॉलिटिकली देखेंगे तो बहुत ही दबंग आदमी हैं, और उनके करीब 50-60 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलता है, आपके फार्मेसी से लेके इंजीनियरिंग के, लॉ के, और वहाँ पे थोड़ा काम भी किया हुआ है। जैसे कुछ गरीब बच्चों को जैसे फ़ी नहीं दे पाए तो जाके फ़ी दे दिया। वो पहलवानी की प्रतियोगिताएं करवाते रहते हैं चारों तरफ। अब उनको देख लीजिए, वो 6 बार के एमपी रहे हैं, 3 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत चुका है। मतलब कैसरगंज, गोंडा से 2 बार रह चुके हैं, बलरामपुर। तो इनका दबदबा जो है वहाँ करीब 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में है। इसीलिए ये नहीं है कि केवल आप इनको अब बाहर कर देंगे, इनके बेटे को, अभी तो खैर इनके बेटे को टिकट दे दिया जी। लेकिन आप साफ साइडलाइन करेंगे तो बीजेपी भी कॉन्शियस है कि ये उनको कई जगह पे हर्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा बीजेपी के हमेशा पुराने ही लॉयलिस्ट रहे, बीच में वो एसपी भी जा चुका है। तो ज़्यादा पुश करते तो शायद वो फिर इधर उधर देखने लगते ऑप्शन जो बीजेपी को जो पॉलिटिकली बहुत ही हर्ट करते। जैसे मैंने कहा कि वो केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं, वो 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्फ्लुएंस करता है। जी जी। तो बेसिक वही है उनका सवाल का जवाब जो है। अगला सवाल अबीर का है। पूछ रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ 400 पार का उत्साह फीका पड़ता नजर आ रहा है। क्या भाजपा ने भ्रष्ट राजनेताओं के साथ गठबंधन करके या उन्हें शामिल करके खुद को नुकसान पहुंचाया है? साथ ही केजरीवाल को गिरफ्तार कर एक तानाशाही पार्टी के रूप में सामने आकर क्या बीजेपी ने केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपनी ही छवि को नुकसान नहीं पहुंचाया है? देखिए इसमें मैं अभी जैसे 400 पार पे मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ। हमारी कॉलीग है नीलम पांडे, उनकी आप स्टोरी देखेंगे आज, जिसमें हमने एक्चुअली एनालाइज करने की कोशिश की है कि 16 मार्च से जब कि इलेक्शन अनाउंस हुआ था से अब तक, जैसे प्राइम मिनिस्टर कितनी बार अब की बार 400 पार बोलते हैं, तो उनकी 16 मार्च से लेके पहली जो हमने 6 रैली देखी, 6 रैली में करीब 56 बार वो अब की बार 400 बार बोल चुके थे। अच्छा। फिर धीरे धीरे कम होते होते लास्ट 11 रैली में, मतलब आज तो शुक्रवार है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज के पहले जो 11 रैलीज थे उसमें उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। इनफैक्ट वो हम ट्रेंड देख रहे थे कि 7 अप्रैल के बाद कम होते होते तो एकदम कम होता चला गया। होता है कि कई दिन तक वो बोलते ही नहीं अपने रैलीज में इस बात को। आज शुक्रवार को, आज फाइनली वो बंगाल में है, आज उन्होंने फिर से उसको बोला है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत घटती जा रही है। तो हाँ, कहीं ना कहीं जो आपको खुद ही इंडिकेशन मिल रहा है कि वो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी उसमें चेंज कर रहा है। क्योंकि फिर वही अब की बार 400 पार में देखिए अब क्या सिग्नल देते हैं वोटर्स में। जो आपके वोटर्स तो हैं वो हैं, लेकिन दूसरा एक होता है कि आप वोटर्स को कहते हैं ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड,
कि यार आप वोट आप मांगने जाते हैं वोट कि हमें वोट करके जिताओ, आप नहीं कहते हो कि हमारा इतना वोट हो गया। उस मैसेज थोड़ा उसका गलत जाता है। उसको एक क्या अंग्रेजी में जो कहें उसको ट्रायम्फलिज्म जो कहें उसको, अच्छा, हाँ, कि हम जीत ही गए और हम तो उस तरह का मैसेज आया था जो बीजेपी को लगा कि वैसा उस तरह का दिखाना ठीक नहीं रहेगा। आप कॉन्फिडेंस से आप कह सकते हो कि 400 हमारा आएगा, लेकिन अब डिक्लेयर नहीं करते हो कि अब की बार 400 पर हमारा आ ही रहा है। उससे आपका वोटर नाराज हो सकता है। जी जी। और उससे दूसरा जो हुआ है कि कुछ आपके लोग जो मतलब उनको लगता है कि अब क्या वोट देने जाए, जब इतना जीत ही रहे तो क्यों वोट देने जाए, तो इंथुजियाज्म भी जो है ना उसका थोड़ा सा ग्राउंड पे थोड़ा कम हो जाता है। जी जी। तो इसीलिए अब देख रहे हैं कि लगातार जो हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पीचेस को हम लोग एनालाइज कर रहे थे, करीब 70 से ज़्यादा स्पीचेस पिछले हमने देखा थे, कंसिस्टेंटली उसका फ्रीक्वेंसी कम होता जा रहा है। ये तो एक बात है। दूसरी जो कह रहे हैं, दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में लेके इसका बीजेपी अपने आप को हर्ट कर रही है। सही बात है, इमेज तो बीजेपी की हर्ट हो रही है। अब वॉशिंग मशीन का इमेज, अब जो कोई बीजेपी का सपोर्टर हो सकता है वो भी शायद ये जो इसको नहीं करेगा इनकार कि वॉशिंग मशीन का इमेज तो थोड़ा सा बन गया कि जो आता है भाई आपके खिलाफ इंक्वायरी बंद हो जाती है, कभी कुछ नहीं होता। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपकी पार्टी का होगा इस पे। आप पार्टी विद डिफरेंस थे कभी जी, लेकिन अब आप सारे करप्ट जो हैं आप उसको लाने को तैयार हैं। आप किसी को कोई मतलब कोई ये नहीं है उसमें डिफरेंस कि कोई बहुत ईमानदार छई वाला हो या बेईमान हो, सब आ जाओ, बस जब तक चुनाव जिता रहे हो सब आ जाओ। लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट तो पार्टी का होगा। तीसरी बात इन्होंने केजरीवाल की है, इस पे मैं अभी कह नहीं सकता बैकफायर करेगा नहीं करेगा, ये तो अब देखते हैं दिल्ली की जनता क्या करती हो, तो चुनाव में निकल के आ जाएगा, या दिल्ली में हो या पंजाब में हो, देखते हैं उसको। अगला सवाल सात्विक का है। बोल रहे हैं कि क्या अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया है? अब तक मतदान प्रतिशत कम लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि बीजेपी वैसे भी सत्ता में वापस आ रही है और उनके वोट से चीज़ें ज़्यादा नहीं बदलेंगी। इसके अलावा भाजपा इस बार चुनाव के लिए कोई प्रमुख मुद्दा क्यों नहीं ढूंढ पा रही है और सिर्फ विपक्ष की लीड फॉलो क्यों कर रही है? देखिए, ये 3 पॉइंट कह रहे हैं। पहला कि अब की बार 400 बार क्या बैकफायर कर गया, ये मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, ये तो रिजल्ट देखेंगे तब पता चलेगा। अभी तक का फर्स्ट 2 फेजेस का देखेंगे, फर्स्ट फेज का देखेंगे कि कैसा हुआ है। तो मेरे लिए कहना मुश्किल है कि बैकफायर किया है या शायद हेल्प किया है, पता नहीं जी। दूसरी बात इन्होंने वोटर टर्नआउट की है, तो उसमें मैं आऊँगा, लेकिन उन्होंने तीसरी बात जो की है इसमें कि बार बार मुद्दे चेंज करें, इसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता ने अपना लास्ट नेशनल इंटरेस्ट इसी पे लिखा था कि कैसे मुद्दे चेंज करें, इसका क्या मायने है। तो उसके आप वीडियो उनका भी है नेशनल इंटरेस्ट वाला, तो हम आपको अपलोड कर देंगे, उनको देख लीजिए। वो किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझसे बहुत ही बेहतर करेंगे वो, तो आप इस मुद्दे पे तो उनको उन्होंने बोला है तो उनको सुनिए। दूसरा जहाँ तक वोटर टर्नआउट का मामला है, अब देखिए पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि वोटर टर्नआउट कम हो रहा है। टर्नआउट इसका मतलब इसका क्या है, मतलब बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा, काफ़ी हमने डिटेल में बात की थी। आज मैं बस कुछ उनको फिगर्स में कुछ लेके आया हूँ वोटर टर्नआउट का। मैं वही देख रहा था पिछले कई सालों का कि वोटर टर्नआउट कम है ज़्यादा है, इसका क्या कोई पैटर्न है जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस बार देखिए जैसे कि फर्स्ट 2 फेजेस की बात हो रही है, तो 66.1% और 66.7% फर्स्ट 2 फेजेस में टर्नआउट रहा है जी। इन 2 फेजेस में 2019 में 69.4% और 69.2% था। तो बेसिकली 3 परसेंटेज पॉइंट का जो है डिफरेंस आ रहा है। मतलब अभी 2 फेजेस की बात करें, पहली बात ये 2 ही फेजेज हुए हैं। अब देखिए और ज़्यादा गर्माता है माहौल तो कहाँ हो सकता है कि जब तक चुनाव ख़त्म हो तब तक आपको पता चले कि वो ओवरऑल टर्नआउट से बढ़ भी जाए। लेकिन बढ़े या नहीं बढ़े उसका है कि एग्जैक्ट इस पर कभी आपको पता नहीं चलेगा कि इसका मतलब क्या है किसी पार्टी के लिए। मैं आपको पुराना कुछ एग्जाम्पल देता हूँ पुराने इलेक्शंस का। अब जैसे देखिए अगर 2000 हम पहले बात करते हैं आपका 99 चुनाव से लेके मैंने वोटर टर्नआउट देखना शुरू कर दिया था। 99 का वोटर टर्नआउट देखेंगे तो करीब 59.99% है, 60% 99 में आया। 2004 में वो 58% हो गया, 58.07%, मतलब ऑलमोस्ट 2% का जो है ना वो थोड़ा सा कम हुआ 2019 से 99 से 2004 में जी। उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस को 99 से 31 सीट ज़्यादा मिली, मतलब कांग्रेस को 145 सीट मिल गई उसमें। और बीजेपी जो रूलिंग पार्टी थी उसकी 44 सीट कम हो गई, वो 138 पे आ गई। तो आपको लगेगा अच्छा वोटर परसेंट
कम हुआ तो फिर अपोजिशन को फ़ायदा मिला। अब ऐसा भी नहीं, अब देखें कि अब आगे आते हैं। अब 2004 और 2009 में टर्नआउट जो है करीब करीब सेम रहा। 2004 में 58.07% कह रहे हैं, 2009 में 58.21%, मतलब सेम ही टर्नआउट रहा। लेकिन 2004 से 2009 में रिजल्ट देखिए, जो रूलिंग कांग्रेस थी उसको 61 सीट का फ़ायदा हो गया और बीजेपी को 22 सीट का नुकसान हो गया, जो कि वोटर टर्नआउट वही रहा। अच्छा, हाँ। तो वोटर टर्नआउट जो कम हुआ 99 से 2004 में, उससे अपोजिशन को फायदा आपको दिख रहा है, मतलब फिगर्स को देखें तो सेम हुआ, तो आपको इसमें दिख रहा है कि रूलिंग पार्टी का फायदा हो रहा है। फिर आप देखें 2009 से 2014 में, 2009 में 58.21% था, 2014 में 66.4%, करीब 8 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस है दोनों में। अब जंप देखिए कितना हुआ, 8 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा, बीजेपी पहुंच गई 116 से सीधे पहुंच गई 282 पे, अगर आप फिगर्स देखें तो। और परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो बीजेपी का वोट शेयर हो गया 31%, मतलब करीब बीजेपी को करीब करीब 12% ज़्यादा वोट है जी 2009 से। जब वोटर टर्नआउट 8% बढ़ा तो मतलब अपोजिशन पार्टी को उसका फिर फायदा हो गया बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर अब 2014 से 2019 को देखेंगे तो 14 में 66.4% है, 2019 में उससे 1% ज़्यादा है, 67.4%, 1% ज़्यादा का टर्नआउट हुआ। बीजेपी का फिर आप देख रहे हैं कि 200 ठीक है, 282 से 303 पे बीजेपी आ गई, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ा 1%, तो उससे रूलिंग पार्टी का फिर से फायदा हो रहा है। देखिए वोट शेयर देखिए उनका, बीजेपी का वोट शेयर 31% से 7% और ज़्यादा बढ़ गया। टर्नआउट 1% बढ़ा, लेकिन 7% बढ़ गया। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जब हर एक इलेक्शन का आप टर्नआउट अगर एनालाइज करना शुरू करो तो ज़्यादा कम से कोई रिजल्ट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि कम हुआ तो ये हारेगा, उसको नुकसान होगा, ज़्यादा हुआ तो ये हारेगा, वो नुकसान होगा। बिल्कुल। और अभी के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि अभी 2 ही फेज का चुनाव हुआ है, अभी 5 फेजेस बचे हुए हैं, तो देखिए ओवरऑल टर्नआउट क्या आता है। अगला सवाल बायो इन्फो प्रोमो इनका यूज़र नेम है, बोल रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी के भाषणों में हालिया मुस्लिम विरोधी स्वर ये दर्शाता है कि बीजेपी अनफेवरेबल पोलिंग आउटकम्स की संभावनाओं से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, या वे सिर्फ अब की बार 400 पार के लिए चिंतित हो रहे हैं? देखिए, चिंतित होना या अनफेवरेबल रिजल्ट होना ये तो क्योंकि अब डायरेक्ट मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है, अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो अपनी पार्टी वालों से भी शेयर नहीं करते, अगर चिंताएं भी होंगी तो। जी देखिए, एंटी मुस्लिम का जो पिच कह रहे हैं थोड़ा सा मोदी जी का लगातार चल रहा है, हर एक चुनाव मतलब इलेक्शन में बहुत ज़्यादा ही इस बार कुछ हो रहा है। मतलब इतना तो हमने 2014 में भी नहीं देखा, 2019 में भी नहीं देखा। हर एक में डायरेक्टली ही कह देता है, मतलब संदेश खाली का भी चर्चा कर रहे हैं तो कह रहे हैं क्या ऐसा एक्यूज मुस्लिम था इसलिए ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्या, मतलब हर एक चीज़ में पाकिस्तान ला रहे हैं, मुस्लिम ला रहे हैं, तो ज़्यादा तो कर रहा है। अब उस पर मैं जजमेंटल कॉल तो नहीं लूँगा, सही है गलत है वो मैं नहीं बोल सकता, मैं तो रिपोर्टर हूँ। लेकिन इसका जो हम लोगों को बीजेपी वाले जो एक्सप्लेन करते हैं कि ज़रूरत जो पड़ती है, एक है कि वोटर टर्नआउट एक क्वेश्चन हो सकता है उसमें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पक्का तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है कि वोटर टर्नआउट में जो बीजेपी होती है वो अपने वोटरों को बाहर ले आता है। अगर 400 पार हो गया तो लोगों को नीचे तक कार्यकर्ता भी बैठे जाएंगे, सब हो ही गया तो हमको वोटर को भी बूथ पे ले जाने की जरूरत नहीं है। या फेंस सिटर जो होते हैं वो सोचते हैं दे नहीं दे, वो भी सोचते हैं चलो हो ही रहा है तो हमको क्या करना। तो ये आप जो इंथुजियाज्म यानी कि एक्साइट के लिए जिनके कोर वोटर्स जो है उसको निकालने के लिए, और जो कोर जो इनके मतलब वोटर्स प्लस कार्डर्स उनको बाहर निकालने के लिए एक तरह का थोड़ा सा प्रोवोकेटिव टॉक्स भी हो रहा है। कि आप ये कह सकते हैं एक पोलराइजेशन की भी कोशिश हो रही है कि वोटर्स का पोलराइजेशन हो जाए अलॉन्ग कम्युनल लाइंस, और दूसरा है कि अपने लोगों को भी ज़्यादा बाहर निकाल के आप चाहते हो कि ये सिग्नल ना हो कम वोटर टर्नआउट फर्स्ट 2 फेजेस का कि शायद हमारे लोग नहीं निकल रहा है। जी। और ऑफ कोर्स पोलराइजेशन तो किसी न किसी तरह से होता ही है, मतलब कई इलेक्शंस पे हमने देखा है। लेकिन हाँ, भाषा इस बार प्रधानमंत्री की थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। अगला सवाल इनका यूज़र नेम रूफ है, ये बोल रहे डीके सर ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य चुनावों से पहले सटीक भविष्यवाणी की थी कि अगर भाजपा हारती है या थिन मार्जिन से जीतती है तो पिछले मुख्यमंत्रियों को ही चेहरे के रूप में बरकरार रखा जाएगा, लेकिन अगर भाजपा बड़े मार्जिन से जीतती है तो वे बदले जाएंगे, जो वास्तव में हुआ। अब बोल रहे हैं क्या आप इस आम चुनाव के लिए कुछ संभावित सिनेरियोज बता सकते हैं? ये अच्छा फंसाने वाला सवाल है मुझे, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ।
देखिए ये बेसिकली ये पूछ रहे हैं जो कह नहीं रहे हैं कि 272 से कम आया तो मोदी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अब मुश्किल वाली बात कर रहे हैं आप, लेकिन अब चलिए हाइपोथेटिकली सिचुएशन की ही बात कर रहे हैं, तो मैं जो कह सकता हूँ कि अगर देखिए मेजॉरिटी अगर पूरी आ गई तो कोई बात ही नहीं है, मतलब 272 हो अगर या 303 हो या 400 पार हो, जी मोदी जी रहेंगे और फिर 2029 में पता नहीं, मतलब कंटिन्यू करते ही चले जाएंगे। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो देखिए कि आ गया 220 आ गया बीजेपी का या 230 आ गया, तो क्या होगा? अब उसमें भी ये नहीं होगा कि आप अचानक, क्योंकि 220 230 ही मोदी जी के ही नाम पे आया हो, किसी दूसरे पार्टी के नाम पे, दूसरे लीडर के नाम से नहीं आया है। जी तो ये नहीं आप कह सकते कि 220 230 आया तो किसी और को ले आए, ऐसा नहीं होता। तो मोदी जी प्रधानमंत्री तो कंटिन्यू करेंगे 220 230 के साथ भी, ये सोचते हुए कि बाकी दूसरा कोalition ऐसा नहीं बन जाएगा उनको ज़्यादा आ जाए। जी मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ 220 230 में ही बना लेंगे, मैं कह रहा हूँ अगर अपोजिशन का नहीं है दूसरे साइड से इतना, तो बीजेपी बाकी पार्टियों के साथ बनाने की स्थिति में रहेगी, तो तब भी रहेंगे तो मोदी जी। लेकिन फिर आगे जो होगा उसमें आगे एक हो सकता है कि आरएसएस में या बीजेपी में चिंतन शुरू हो जाए कि शायद थर्ड टर्म तक उनका वो कैरिश्मा शायद नीचे जा रहा है, तो हम आगे का काम करें कि फिर हमें कुछ नए लीडरशिप को बिल्ड करना होगा जो कि आगे तक ले जाए उसको। अब उसका क्या होगा, अब हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, तो अब चलिए कुछ आपको स्पेकुलेटिव बातें मैं भी कर ही लेता हूँ, जिस यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ। जो सुनता हूँ आरएसएस में, बीजेपी में, जो वॉच करते रहते हैं कि चलो अचानक पता चला 250 से कम सीटें आ गई बीजेपी की, मोदी जी से रह गए, लेकिन कहीं ना कहीं तो जब अगला लीडरशिप आप ढूंढना शुरू करोगे तो अब देखना शुरू करोगे कौन है, कब हो सकता है। तो उसमें 2-4 पॉइंटर्स लोग कहते हैं, जैसे देखिए मोहन भागवत जी जो है उनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1950 को, तो 11 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे। अब ये जो है 75 साल के बाद जो बीजेपी ने शुरू की, जो पहले नहीं कहा, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हमेशा अनरिटन रहा वो कि जब शूट किया कर लिया, नहीं तो नहीं है जी। तो लेकिन इसमें मैं कह सकता हूँ, बिकॉज मैं संघ वालों के साथ भी हमारी जब भी हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ तो उसमें बड़ा क्लियर था कि 75 साल के बाद जनरली किसी को ऑफिस में नहीं होना चाहिए। ये आरएसएस कर रहा है। अब उसमें है कि चलिए अगर 11 सितंबर 2025 को मोहन भागवत के, देखिए सरसंघ चालक जो आरएसएस के, उनका पूरा लाइफ लॉन्ग का होता है टेन्योर, उनका कोई नहीं होता कि खत्म हो जाएगा, जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं वो। लेकिन उन्होंने जो अपनाया है एक पॉलिसी संघ ने कि 75 के बाद किसी को ऑफिस में नहीं रहना चाहिए, कोई भी ऑफिशियल पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहिए। तो अगर 11 सितंबर 2025 को मोहन भागवत कहते हैं भाई मेरा 75 साल हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा ये रहा सक्सेसर, हमें 75 साल के नहीं रहने देना चाहिए, तो एक बड़ा एक वो बन जाएगा 75 साल आरएसएस चीफ ने जो है सो अपना इतना बड़ा ये कर दिया। संयोग से मोदी जी का बर्थडे है 17 सितंबर, वो मोहन भागवत से 6 दिन छोटे हैं। तो आप सोचिए 11 सितंबर को मोहन भागवत ने किया, 17 सितंबर को मोदी जी का 75 साल होने वाला है, तो क्या हो सकता है जी। बट देखिए ये आप स्पेकुलेशन की बात करें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करें, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मोदी जी कंटिन्यू करेंगे। अभी तो हम लोगों का जो ये है कि अगर जीतेगा 250 भी है, मतलब हाइपोथेटिकली बात करें अगर, तो फिर भी कंटिन्यू करेंगे ये, बिकॉज इनके टक्कर का अभी तक कोई नेता भी है नहीं बीजेपी में। कुछ उभर रहे हैं लेकिन अभी भी इनके स्टेचर का कोई नहीं आया है। जी। और अभी ऐसा नहीं है कि आरएसएस भी इनको कह दे कि भैया मोदी जी अब हो गया, मैं किसी और को ला रहा हूँ। ये आरएसएस की भी ऐसी नहीं चलती है अभी, क्योंकि एक जिस तरह के नेता है, मतलब केवल मोदी जी की चलती है अभी उसमें। जी। लेकिन अब चूंकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किया तो मैंने सोचा मैंने भी थोड़ा सा कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बता दूं। देखिए अगला सवाल रोहन सतपति का है। बोल रहे हैं कि भाजपा जम्मू एंड कश्मीर में कोई उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रही है, ये क्या रणनीति है, स्ट्रैटेजी है? नहीं देखिए जम्मू में किया है, जम्मू की सीटों पे तो किया है, वैली में नहीं किया है। वैली में 3 सीट है, जैसे श्रीनगर है, बारामूला है, एक अनंतनाग रजौरी वाला जो है। तो उसमें हमें जो कहा जा रहा है कि जनरली देखिए एक तो उतना भी स्ट्रांग नहीं है बीजेपी वैली में। चल रहा है अभी, उस दिन अमित शाह का मैं स्पीच सुन रहा था करीब 2 सप्ताह पहले, उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर जाके हम लोग कश्मीर कॉन्कर नहीं करना चाहते, हम कश्मीर को नहीं जीतना चाहते, हम कश्मीर के दिल को जीतना चाहते हैं। अच्छा। तो बेसिकली हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम पॉलिटिकल पावर हमको चाहिए वहाँ पे। खैर वो तो जो उनका पॉलिटिशियंस बोलते हैं। लेकिन दूसरा है कि अभी भी वैली में बीजेपी का वो ग्राउंड नहीं बना है। और दूसरा जहाँ बीजेपी उतरेगी वो पूरा इलेक्शन ही हो जाएगा, इलेक्शन 370 पे हो जाए, रेफरेंडम बन जाएगा कि भाई बीजेपी वैली में हारी या जीती,
ये पूरा इलेक्शन का रेफरेंडम होगा 370 पे। ये अभी इस स्थिति में आप इस तरह का नहीं चाहते कि इस तरह कोई इंप्रेशन जाए जी। तो एक तो वो एक मुद्दा है, दूसरा अपनी कमजोरी है। तो अभी जो बीजेपी कर रही है, देखिए वहाँ अभी सज्जाद लोन की पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आपकी अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, वहाँ पे अपनी पार्टी। तो ये सारे हैं जो कि जनरली ये लोग सिंपैथेटिकली मतलब अलाइंड हैं बीजेपी से, डायरेक्टली नहीं, मतलब ऑन द रिकॉर्ड आप उसे डिनाई ही करेंगे, बट जनरली इस तरह की पार्टी है जो कि हल्का से जिनका है रुझान बीजेपी के साथ जाने का। तो बीजेपी शायद इनको सपोर्ट कर दे। उस दिन अमित शाह भी कह रहे थे कि 3 पार्टी को नहीं देना जो कि डायनेस्ट हैं, ये है वह, तो उनका मतलब था कि पीडीपी को मत देना, एनसी को मत देना और कांग्रेस को मत देना, बाकी जिसको भी दे लो बेसिकली। तो बाकी कौन बचते हैं वहाँ पे? अब सज्जाद लोन की पार्टी बचती है, अल्ताफ बुखारी की बचती है और गुलाम नबी आज़ाद की डीपीएपी है, जो कि सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोई जैसे अब जहाँ पे अपनी पार्टी लड़ रहा है वहाँ पे अपना सज्जाद लोन अपना फिर नहीं डालते हैं कि ठीक है आपका हो जाए, तो उनमें कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो बीजेपी चाहेगी कि वहाँ पे इन पार्टीज के थ्रू अभी खेले, बिकॉज खुद अभी डायरेक्ट जाने पे जैसा मैंने कहा कि एक मुद्दा ही पूरा चेंज हो जाएगा वहाँ। जी जी। आज का आखिरी सवाल लूँगी, कार्तिक पराशर का हमारे मेंबर हैं, बोल रहे लोकसभा चुनाव के अलावा 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, क्या इन राज्यों के चुनावों में हम कोई अपसेट्स, कोई उलटफेर देखने को हमें मिल सकता है? देखिए वैसे तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि उलटफेर होगा या नहीं। 4 राज्यों में चुनाव है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। लेकिन जनरल एक फीडबैक कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश का कहना भी मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे टाइट सीन चल रहा है, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है जगनमोहन गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन जगनमोहन गवर्नमेंट का जो गांव-गांव में एक वेलफेयर स्कीम्स इतना चल पड़ा है कि उसका भी काफ़ी प्रभाव है जी। कितनी एंटी इनकम्बेंसी है नहीं है वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा। तो आंध्रा पे तो कहना मुश्किल है मेरा। उड़ीसा में जनरली मोर और लेस लगता है, खासकर इसलिए भी कि बीजेपी वाले भी जब हमसे बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि असेंबली में तो मतलब ले जाएंगे, हम अच्छा कर लेंगे, हम पहले से ज़्यादा अच्छा करेंगे, लेकिन नवीन पटनायक ले जाएंगे। तो बीजेपी वाले खुद ही मानते हैं, तो हम भी कह सकते हैं कि शायद ज़्यादा कोई अपसेट नहीं होने वाला हो। लेकिन हाँ, बीजेपी कहाँ तक ऊपर जाती है वो देखना पड़ेगा। अरुणाचल में देखिए, अरुणाचल में अब 60 में से 10 तो सीट है वो ऑलरेडी बिना कंटेस्ट के ही बीजेपी ले गई। तो 10 सीट में क्या हो कि 5 सीट में तो कोई चैलेंजर ही नहीं रहा कि बीजेपी के अलावा किसी नॉमिनेशन ही नहीं फाइल किया। बाकी 5 सीट में जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जैसे इंदौर में हुआ जी। तो 10 सीट ऑलरेडी बीजेपी ले गई है 60 में। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस ने 60 सीट में केवल 19 सीट पे खड़ा ही किया है कैंडिडेट। अब तो उसमें होना क्या है, मतलब अब मान के ही चलिए कि ले गई अरुणाचल प्रदेश बीजेपी। सिक्किम का देखें तो सिक्किम बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं आई थी, वहाँ पे 2% से भी कम वोट्स था इनको। लेकिन अचानक आज ये प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है क्योंकि वहाँ पे पहले इनका अलायंस था सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से, जो रूलिंग पार्टी है वहाँ की, उससे अलायंस उन्होंने तोड़ लिया, खुद ही अब अकेले लड़ रहा है। अब इनको वो जो मिला है कि जो डिफेक्शन जो हो गया, एसडीएफ के 10 एमएलए आ गए इनके, मतलब एसडीएफ के पास 15 एमएलए था, 10 इनके पास आ गए जी। और 2 बाईपोल्स हुए, उसमें इनके ये जीत गए। तो अचानक आउट ऑफ नोवेयर ये प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, 32 मेंबर की असेंबली में अब भी इनके पास में 12 एमएलए है। लेकिन वहाँ भी एक रीजनल पार्टीज का एक दूसरा चलता है, उसमें कितना कर पाएगी बीजेपी नहीं कर पाएगी वो इंटरेस्टिंग होगा। बट क्यूरियस होगा कि कहाँ तक कर पाती है जी जी, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर अब अचानक जो है 12 एमएलए के साथ चुनाव में जा रहे हो, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना जी। चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।